नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे अफसरनामा सीरीज के 14वें एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे आखिरी दिनों में 71वीं बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करने के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि ये जो 12 दिन शेष बच गए हैं वो आपकी तैयारी का गोल्डन पीरियड है। और अगर इस पीरियड को आपने सही तरीके से भुना लिया तो निश्चित तौर पर सफलता आपकी कदम चूमेगी, क्योंकि अवसर और तैयारी, हम जो मेहनत करते हैं उसके साथ अवसर का भी मेल होना जरूरी है। और ये बहुत बड़ा अवसर है, और इस अवसर को यदि आप हाथ से नहीं जाने देते हैं तो निश्चित तौर पर जीवन में आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। इसलिए 15-20 मिनट अपनी तैयारी को रोककर हमारा आजमाया हुआ नुस्खा, जो हमारा अनुभव है बीपीएससी का, उसके माध्यम से जो मैं बताऊंगा उसको ज़रूर देखें। अफसरनामा के 14वें सीरीज में हम आपको अंतिम 12 दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि ऐसा क्यों इसलिए कह रहे हैं, हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे तो पीटी परीक्षा का कभी तैयारी नहीं करते थे, और वो तमाम सारे लोग जो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या अन्य जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते थे उनका रिजल्ट आसानी से हो जाता था। पीटी में समस्या होती थी मुख्य परीक्षा को लेकर, क्योंकि उस समय जो जितने लोग फॉर्म भरते थे प्रारंभिक परीक्षा के लिए उनमें से 10% रिजल्ट दिया जाता था, तो रिजल्ट भी ज़्यादा होता था। और दूसरी बात है कि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी आसान रहता था। और तीसरी बात है कि जो कैंडिडेट्स है, जो परीक्षार्थी है, उसकी भीड़ भी बहुत कम रहती थी। बिहार के ही विद्यार्थी अमूमन रहा करते थे, और ख़ास करके जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और कुछ जो छोटे नौकरी में पदस्थापित हैं कहीं पर, या रेलवे में है या बैंक में है, वे लोग तैयारी करते थे। परंतु हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में बीपीएससी एक बड़ा जॉब प्रदाता के रूप में उभरा है, और यहाँ से लगातार ना सिर्फ वैकेंसियाँ रेगुलर हुई है बल्कि बड़ी मात्रा में वैकेंसी आ रही है। इसलिए पूरे देश के हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले या हिंदी पट्टी के जो विद्यार्थी हैं उनका मूवमेंट इस ओर हो गया। जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, जो कोई टेक्नोक्रेट्स हैं, जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने एमबीबीएस कोर्स किया है, या सीए या इस तरह के बड़े बड़े एलएलबी का डिग्री लिया है, जिनको प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्स में जाना चाहिए था, वे लोग भी बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं। और यही कारण है कि काफ़ी मात्रा में तैयारी करने वाले गंभीर विद्यार्थियों के आ जाने के कारण ये जो हमारा रण क्षेत्र है ये वाटरलू का मैदान सिद्ध हो रहा है, जहाँ की अच्छे अच्छे सुरमा धाराशायी हो रहे हैं। तो ऐसे में जब तक आपके पास रण कौशल नहीं रहेगा, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं रहेगी, आपकी तैयारी बढ़िया नहीं रहेगी, आपको दिक्कतें हो सकती है। तो अगर सटीक रणनीति के साथ तैयारी किया जाए तो आप सब चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। और इन्हीं मुद्दों पर आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। तो चलिए, क्या रहेगा? स्ट्रेटजी फॉर 12 डेज, 12 दिनों की रणनीति। और इसमें हम बताएंगे आपको डूज और डोंट्स। डूज क्या करें और डोंट्स क्या ना करें। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आपको सफलता प्राप्त करने के लिए डूज और डोंट्स को काफ़ी गंभीरतापूर्वक पालन करना पड़ता है। अगर नहीं तो आपको यही पता नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अंतिम समय में भी मैं देखता हूँ कि कैंडिडेट को कुछ ऐसे ऐसे कार्य करने लगते हैं जिससे आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास वाली कहावत चरितार्थ हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि 12 दिनों की रणनीति में क्या करना चाहिए। एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, और अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर रिजल्ट होगा। तो सबसे पहला क्या है कि रिवीजन करना है। क्या करना है? तो रिवीजन करना है। रिवीजन काफ़ी शक्तिशाली एलिमेंट्स है। रिवीजन इज द मोर पावरफुल देन अदर स्टडी टेक्निक्स। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो आईएएस टॉप की हैं शक्ति दुबे, ये उनका कहना था कि आप जो है 10 चीज़ों को पढ़ने से बढ़िया है कि किसी एक चीज़ को 10 बार रिवीजन कीजिए। और रिवीजन क्या करता है ना, कि हमको
जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर हमें इतना फोकस कर देता है कि वहाँ गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है। रिवीजन क्या है? जस्ट लाइक एक रिहर्सल है। जैसे आपने देखा होगा कि डांस कंपटीशन में जाने के लिए, कोई बड़ा प्रतियोगिता में खेलने के लिए खिलाड़ी और या कोई बड़ा कलाकार कितना रिहर्सल करता है, और रिहर्सल के कारण ही वो अपना एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करता है। तो आपका रिहर्सल क्या है? आपका रिहर्सल है रिवीजन। इसलिए जिन चीज़ों के आपको आपने पढ़ लिया उसको रिवीजन कीजिए। कितना बार रिवीजन करना है? 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, कम से कम मिनिमम 10 टाइम्स, 10 बार रिवीजन करिए। ठीक है, तब जाके आपकी चीज़ें जो है वो अस्थाई या स्टेबल हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? आंकड़े एवं तथ्य, इसको सीधा तौर पर कह लेते हैं, सीधा तौर पर कह देते हैं कि इसको रट लीजिए। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रटना नहीं है, कंसेप्ट बनाना है। कंसेप्ट तो बनाना ही है। आप जब तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में उतरे हैं, तो 1.5 से 2 साल का समय तो लेके आए ही होंगे, और 1.5 से 2 साल में हमारा जब बेसिक बन जाता है और हम सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मैदान में जब कूद जाते हैं, तो हम यह मानते हुए कूद जाते हैं कि हमारे पास एक ज़रूरी जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वो हो गई है। तो वो सब जो समय था वो आपका कंसेप्ट बिल्डिंग का था। परंतु यहाँ मैं जो बात बता रहा हूँ वो अब समय 12 दिन में कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं करना है, बल्कि क्या करना है कि अब आंकड़े और तथ्य को रटना है। तो सिविल सेवा परीक्षा में पास करने के लिए कई सारी तकनीक हैं, जिनमें से 2 तकनीक काफ़ी फेमस है कि आपको कंसेप्ट तो बनाना ही बनाना है, परंतु इसके साथ आपको रटना भी पड़ेगा। अब लोग सफल हो जाते हैं तो तमाम तरह की बातें करते हैं कि मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली, मैंने सेल्फ स्टडी किया, मैंने कंसेप्ट पर ही ध्यान दिया, कभी रटा नहीं। ये सब फिजूल की बातें हैं। हकीकत ये है कि रटना पड़ता है। अब रटने के तरीके में अंतर हो सकता है, परंतु अब क्या रटना है? तो अगर आपके पास कोई फार्मूला है जिसका संबंध उस एग्ज़ाम से है तो उसको रटिए। महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े, जैसे जनगणना संबंधी आंकड़े हैं, या फिर जो आर्थिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण है, या बजट है, उनके आंकड़े हैं, कुछ फार्मूला है, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो कंसेप्ट से काम नहीं चलता है, तो उसको रटना है। तो ये 12 दिन में आप जो है उन सब चीज़ों को देखिए। PYQs में अब तक आपने देख लिया होगा कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से अधिकतम बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो वहाँ से उन चीज़ों को आप रटिए। खास करके वैसे चीज़ों को जो किसी कंपटीशन के गाइड में आपको बॉक्स में दिया हुआ है, कोई लिस्ट दिया हुआ है, कोई रैंकिंग है, तो इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपका जो इंडेक्स वगैरह है, करंट अफेयर्स की बात करें तो जो इंडेक्स जारी होता है विभिन्न संगठनों द्वारा, तो उन सब चीज़ों को रटना है। तीसरा पॉइंट है समसामयिकी। करंट अफेयर्स जो है लास्ट तक पढ़ने की चीज़ है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लास्ट में नहीं पढ़ना चाहिए, 1-2 दिन पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। अरे आप गोल्डन आवर को ही बर्बाद कर रहे हो, क्यों छोड़ देना चाहिए? मैं तो बताता हूँ कि मैं एग्ज़ाम हॉल तक करंट अफेयर्स का बुक लेके जाता था, और जब वार्निंग बेल लग जाता था तब मैं किताब को कहीं रख के और हॉल में प्रवेश करता था। इसका फ़ायदा होता था कि नज़दीक में पढ़ा हुआ कम से कम करंट अफेयर्स के हमारे 4-5 सवाल सही हो जाते थे, नज़दीक का पढ़ा हुआ। चूँकि करंट अफेयर्स को लोग हमेशा दरकिनार करते हैं, अब तो लोग काफ़ी कॉन्शस हो गए हैं करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन हम लोग जो करंट अफेयर्स को एकदम अंतिम समय में पढ़ते थे। ठीक है, तो अंतिम समय में भी हम एक करंट अफेयर्स का मैगजीन या फिर अपना बनाया हुआ सेल्फ नोट्स लेके जाता था सेंटर तक, एग्ज़ाम सेंटर तक, और उसका फ़ायदा होता था। तो समसामयिकी और सार संग्रह। ठीक है, कोई भी बुलेट फॉर्म में या फिर कोई ऐसे स्मरणीय तथ्य है या कोई सार संग्रह है जिसको आपने जमा किया है, ठीक है, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए अंतिम समय में। अगर आप 1000-2000 प्रश्नों का संग्रह कहीं जमा किया है
या नहीं जमा किए हैं तो किसी गाइड वगैरह में भी अगर मिल जाता है तो उसको लेके जाना चाहिए। ठीक है, बिहार संबंधी आंकड़े, ठीक है, आपका मानचित्र एटलस वगैरह ये सब देख के जाना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट समय में यही करना है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। इसके अतिरिक्त भी इस तरह के पॉइंट्स जो आप सोच सकते हैं कि अंतिम समय में हमें ये करना चाहिए, जिसमें कम समय में हम अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें। ठीक है, अब चलिए आते हैं कि क्या ना करें, क्या नहीं करना है। तो न्यू कंसेप्ट बनाने में अभी समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि न्यू कंसेप्ट एक तो इतनी जल्दबाजी में बनेगा नहीं, और दूसरा क्या होगा कि एक बार किसी चीज़ को आप यदि पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो यहाँ से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि हम यूट्यूब पर खोलते हैं और वहाँ किसी फेमस टीचर का दिख गया वो वीडियो। ठीक है, हम ये नहीं सोचते हैं, वहाँ हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है। हम ये नहीं सोचते हैं कि इसका संबंध हमारे परीक्षा से है या नहीं। बस हमारा अगर पसंदीदा टीचर है तो वो किसी भी मैटर पर वीडियो बनाए हुए हैं या किसी भी मैटर पर उनका क्लास चल रहा है, उनको हम देखने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको ज़रूरत के हिसाब से अपना काम करना है। ठीक है, उनका हम बाद में देख लेंगे, एग्जाम के बाद में देख लेंगे। अगर आपका पसंदीदा टीचर है और उनका काफ़ी एक्सक्लूसिव वीडियो या क्लास है तो उसको बाद में देख लेंगे। अगर आपका परीक्षा से संबंधित है तो फिर देखिए। या ऐसी किताबें हमारे पास आ जाता है और हम उसके ऊपर ललच जाते हैं, खरीद लेते हैं मार्केट से, तो वो काम नहीं करना है। नई किताबें भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसी किताबें जो आपके लिए बिल्कुल अनजान है उसको मत पढ़िए। जो किताब आपके पास है, खास करके करंट अफेयर्स की किताबों का लोग जखरा लगा देते हैं। कई परीक्षार्थियों को तो हमने देखा है कि मैंने 10-12 सेट करंट अफेयर्स की किताब लाए हैं और उसमें से किसी एक दो को ही पढ़ा है। ठीक है, तो जो पढ़े हैं उसी को फिर से रिवीजन कीजिए, क्योंकि जितने भी सारे पब्लिकेशंस वाले हैं एक ही करंट अफेयर्स को सब लोग छापते हैं एक दूसरे का नकल करके। इसमें किसी में कोई नयापन नहीं होता है। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता है, फॉन्ट साइज चेंज कर देता है, अपना जो है ऊपर का कवर जो है अलग अलग कर देता है, और सब का बाकी सब एक ही मटेरियल रहता है। ठीक है, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यूट्यूब, ऑनलाइन, मैराथन, ये सब क्लास से आपको अवॉइड करना है। कोशिश तो करिए कि यूट्यूब भी अवॉइड करिए, मेरा भी क्लास मत देखिए। ठीक है, जिन लोगों ने देख लिया है, ठीक है, आगे मैं कहूँगा कि अगर आपके पास समय नहीं है तो मत देखिए। ऑनलाइन क्लास के नाम पर जो नौटंकी लोग करते हैं, कॉमेडी करते हैं, डांस करते हैं और भद्दे कमेंट करके पढ़ाते हैं, उन लोगों का क्लास तो बिल्कुल जो है अवॉइड करना है। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं कि उनका कोई भी कैंडिडेट ऑफिसर नहीं बना है। जो भद्दे कमेंट करके पढ़ाते हैं, नौटंकी करके पढ़ाते हैं, नाच नाच के पढ़ाते हैं, या अपना पॉपुलर होने का प्रोपेगेंडा रचते रहते हैं दिन भर, उनका कोई कैंडिडेट ऑफिसर नहीं बना है, केवल झूठ का पुलिंदा है। ठीक है, इसलिए ऐसे चक्कर में फंसे कि आप अपना पथ से विचलित हुए। ठीक है, और उसके बाद है ये मैराथन क्लास तो एकदम जो है तौबा कर लीजिए। 4 घंटा 5 घंटा का जो क्लास करते हैं भाई, 4 घंटा 5 घंटा लगातार कोई टीचर ना तो क्वालिटी पूर्ण पढ़ा सकता है और ना ही कोई विद्यार्थी उतनी चीज़ों को देखकर अपने ग्रहण कर सकता है। कैपेसिटी होता है ना, इसीलिए क्लास का पीरियड बनाया गया है मैक्सिमम 2 घंटा। 2 घंटा से अधिक का क्लास होना ही नहीं चाहिए। कॉलेज में तो 45 मिनट का पीरियड होता है, 45 मिनट 90 मिनट। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह में आपको मैक्सिमम 1 घंटे 50 मिनट या 2 घंटे का एक पीरियड होगा, इससे ज़्यादा का होना ही नहीं चाहिए। तो मैराथन क्लास 6 घंटा 7 घंटा, कोई ऐसे भी हैं जो मतलब लगातार कल चलाते हैं, 12 घंटा 24 घंटा का क्लास चलाते हैं, उसको ये करना है, अवॉइड करना है। पथ विचलन वाला कोई भी सामग्री, ठीक है, उसको अपने पास से हटा देना है। ठीक है, अगर आपका जो स्टडी रूम है तो वहाँ से संभव हो सके तो मोबाइल वगैरह सब हटा दीजिए। जो भी पथ विचलन वाला सामग्री है वो हटा लीजिए, क्योंकि कोई भी पथ विचलन जो आपको डिस्ट्रैक्शन लाता है, ठीक है, वो अगर वो 10 मिनट के लिए भी लाया लेकिन हमारे माइंड को डिविएट कर देता है काफ़ी समय के लिए, और फिर जो है आपके दिमाग में अचरा कचरा भर जाएगा, अच्छी चीज़ उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा जो आपका ज़रूरत की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है 12 दिनों के लिए, डूज और डोंट्स। अब चलिए हम बात करते हैं मटेरियल्स की, कि आपके पास क्या मटेरियल होना चाहिए अंतिम दिनों में। सारी चीज़ को साइड कर दीजिए, जो भी किताब उताब हैं अलमारी की शोभा बढ़ाने के लिए उसको रहने दीजिए। आपके जो कलीग्स आए हैं, बैचमेट क्लासमेट आएंगे, वो आएंगे तो देखेंगे, कहेंगे वाह इतना अच्छा किताब, इतना सारे किताब पढ़ा होगा। वो सजावट के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए है। काम का अभी जो है 4-5 किताबें हैं या 4-5 मटेरियल्स है जिसको मैं बता रहा हूँ।
सबसे पहले तो आप सेल्फ नोट्स रख लीजिए जो आपने स्वयं बनाया है। 1.5-2 साल की तैयारी में जो भी आपने नोट्स बनाया है उसको अपने साथ रख लीजिए, ठीक है, और उसी को दोहराइए, उसी का रिवीजन करिए। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों का लिखने का आदत नहीं होता है तो ये तो खैर बुरी आदत है। आप जब तक अपना नोट्स स्वयं नहीं बनाएंगे तब तक आप कैसे आप उसको आत्मसात कर पाएंगे, ठीक है। तो अपना नोट्स स्वयं बनाना चाहिए, चाहे हूबहू ही किसी किताब से क्यों ना उतार लें। हालांकि हूबहू नहीं उतारना चाहिए, आपको अपने अनुसार से शॉर्ट फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में, ग्राफ डिजाइन बनाकर जैसे आपको याद रहे उस हिसाब से याद रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, अगर वो नहीं किए हैं तो लुसेंट सामान्य ज्ञान, ये बुक रख लीजिए। अंतिम समय में ये बहुत काम देता है और अंतिम 12 दिन में आप इसी को रिवीजन कीजिए। ठीक है, ये माना कि यहाँ से सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, 20-25% ऐसे सवाल भी आते हैं जो कि एकदम लुसेंट में कहीं रहेगा भी नहीं, ठीक है। तो उसका तो खैर देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने और भी तो पढ़ा है, वहाँ से भी सवाल सही होगा। लेकिन लुसेंट क्या है, ये आपका रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी पुस्तक है और इस पुस्तक को रिवीजन के लिए आप यदि सेल्फ नोट्स नहीं बनाए हैं तो रिवीजन के लिए आप एक बड़ा हथियार के तौर पर, ठीक है, बड़ा जो है क्रैक करने वाला, बीपीएससी क्रैक करने वाला बड़ा वेपन्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिहार विशेष पर सामग्री। आजकल सभी पब्लिकेशन वाले बिहार विशेष पर छापते हैं और मज़े की बात है कि सबका एक ही मटेरियल रहता है, एक ही तथ्य आंकड़े रहते हैं और एक ही मटेरियल को एक दूसरे से कॉपी करके छापते हैं, ठीक है। तो ये बिहार विशेष सामग्री का कोई भी बुक जो जिस पब्लिकेशन का आपको अच्छा लगता है वो अपने साथ रखिए, क्योंकि बिहार से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। 25 से 30 क्वेश्चन लगभग बिहार या उससे रिलेवेंट रहता है, ठीक है। तो बिहार विशेष सामग्री रख लीजिए। फिर ईयर बुक रख लीजिए या फिर करंट अफेयर्स का मैगजीन रख लीजिए। अब ईयर बुक में क्या रखना है, प्रतियोगिता दर्पण का ईयर बुक आता है, वो सबसे बढ़िया है बीपीएससी के लिए। अगर ये कहा जाए कि किसका ईयर बुक सबसे बढ़िया है तो मेरा पहला जो सजेशन होगा वो प्रतियोगिता दर्पण होगा, और दूसरा पतला सा जो ईयर बुक होगा स्पीडी पब्लिकेशंस का, वो आप ये 2 बुक रख लीजिए। और अगर ये दोनों ना मिले तो फिर आप मंथन का रख सकते हैं, घटना चक्र का रख सकते हैं। तो ये सब बड़े काम का है और ये क्या है कि कम समय में आपका अच्छा रिवीजन करवा देगा, ठीक है। स्पीडी तो जरूर ही रख लीजिए, स्पीडी आपको कम समय में अच्छा रिवीजन करा देगा करंट अफेयर्स का, और सारे क्वेश्चन तो नहीं, परंतु हम कहते हैं कि अगर 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछा जाता है तो ये अगर आप प्रतियोगिता दर्पण का ईयर बुक नहीं है तो पिछले साल भर का उसका मैगजीन यदि आप खरीदे होंगे तो उसी को साथ में रख लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों मिला के आपको 30 में से 20 क्वेश्चन तो जरूर करा देगा, ठीक है। तो ये कर लीजिए। फिर मानचित्र, ये जरूरी है, अंतिम समय में मानचित्र को देखना काफ़ी जरूरी होता है और ये आप खाते समय भी देख सकते हैं, ठीक है, लेटे लेटे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मोबाइल पर भी सर्च कर सकते हैं, जो मैप है मोबाइल का उस पर भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बुक है, ऑक्सफोर्ड एटलस का बुक है तो उसको देखिए, ठीक है, उसको रोज़ाना कम से कम देखिए क्या क्या देखना है। तो हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उसके अनुसार से आप देखिए, जैसे कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ है तो आप देखिए कि इजराइल कहाँ है, उसका लोकेशन क्या है, बगल में आपको पता चलेगा कि कौन कौन देश है, भूमध्य सागर है, ईरान कहाँ है, ठीक है। दूसरा है अमेरिका और भारत, तो उसको देखिए। चीन और भारत, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी चीन गए हुए हैं, ठीक है, वहाँ व्यापार संतुलन पर चर्चा हो रही है, ठीक है, एससीओ का समिट होना है, वो देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फिर यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हुआ है, उसको देखिए। यूरोप का मानचित्र देखिए, अमेरिका का देखिए, ठीक है। और ये 2 तरह का होता है, एक ज्योग्राफिकल होता है और एक पॉलिटिकल होता है, तो दोनों ही मानचित्र को अलग अलग देखिए। भारत का मानचित्र खूब बढ़िया से देख लीजिए, कहाँ कौन नदी है, कौन सा पहाड़ है, कि भारत की किस प्रकार की तटरेखा है, उनके आसपास लगे किस तरह से समुद्र है, कौन सा झील कहाँ है। बिहार का मानचित्र देख लीजिए कि बिहार का जो उत्तरवर्ती ज़िला है, नेपाल से सटा कौन सा ज़िला है, फिर पूरब में बंगाल से सटा हुआ ज़िला कौन है, झारखंड से सटा हुआ कौन ज़िला है, फिर जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ ज़िला कौन है, बिहार में कौन कौन सी नदी बहती है। तो ये सब आप जो है ना मैप में देख लीजिए। एक होता है पढ़ना अलग चीज़ है,
वो तो हम जीके में पढ़ते हैं, लेकिन यदि उसी चीज़ को मानचित्र में देखते हैं तो उससे भी सवाल आता है। मैं आपको बता दूं कि अगर ये काम करते हैं तो कम से कम मानचित्र से संबंधित 2 सवाल तो आपका फिक्स है कि 2 सवाल आना ही आना है। अब बोलिएगा तो ये 2 सवाल, यही 2 सवाल से तो बीपीएससी में लोग चूक जाते हैं। कटअप हुआ 94, आपका आया 92। क्या आप पर थोड़ा भी दया दिखाएगा बीपीएससी कि बेचारा 2 ही अंक से चूक गया, इसको भी रख लेते हैं मेंस के लिए? ऐसा नहीं होगा। तो यही 2 नंबर तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद क्या करना है कि जो भी स्मरणीय तथ्य और आंकड़े हैं, इसको अगर किसी भी बुक में है या करंट अफेयर्स के मैगजीन में है, इसको देख लीजिए। ठीक है, खास करके जो लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, जो आंकड़े हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन कहाँ किस राज्य में है, इसका एक लिस्ट आपको मिल जाएगा भूगोल के किताब में। ठीक है, नदियों और उस पर बने बांध, इसका भी लिस्ट मिल जाएगा, लुसेंट में भी मिल जाएगा, भूगोल के भी किताब मिल जाएगा। ठीक है, आपको पुस्तक और उसके लेखक लुसेंट में मिल जाएगा और कहीं मिल जाएगा। ठीक है, जो भी बॉक्स में दिया हुआ चीज़ है और जो भी आपका लिस्ट में दिया हुआ चीज़ है, तो उसको ज़रूर आप रखिए, उस प्रकार की किताबों को, और एक नज़र ज़रूर उसको देखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर सवाल आएगा तो बिना दिमाग लगाए आपका जल्दी से वो प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे अगले प्रश्न पर, ताकि आपका दबाव कम रहे। ठीक है, एकदम। एक होता है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होना, जैसे आपका सवाल आ गया कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। ठीक है, अब अगर परफेक्ट आप जान रहे हैं कि सतलज नदी पर है, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, पट से सतलज मार टिक किए और आगे बढ़ गए। लेकिन यदि आपको कन्फ्यूजन है, सतलज होगा, रावी होगा, ब्यास होगा, हीराकुंड होगा, कभी कभी ये भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा और फिर वहाँ आप सोचने लगेंगे, फिर उसमें टाइम लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो और कन्फ्यूजन होगा, और कन्फ्यूजन होगा तो क्या होगा कि आप सतलज के बजाय आप सिंधु मारकर चले आएंगे। तो ये होता है, परफेक्टनेस होना बहुत ज़रूरी है, आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए। आप अगर 150 सवाल में से 75 सवाल आप एकदम सटीक जानकारी है आपके पास, नो कन्फ्यूजन, तो 75 तो ऐसे ही बन गया। बाकी ठीक है, कन्फ्यूजन वाले सवाल हैं, उसमें 2-4-5 गलती भी होगा तो चलेगा, निगेटिव मार्किंग है, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, मटेरियल्स, तो ये मटेरियल्स कर लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं कि क्या आपका टेक्निक होना चाहिए। ठीक है, तो अभी के समय में यही कहूँगा कि अभी की जो रणनीति है, तो इस रणनीति में मैं रणनीति टाइम टू टाइम बदलते रहता हूँ, क्योंकि अब जो है 12 दिन बच गए, 12 दिन में क्या रणनीति होगी, तो ये रणनीति होगा टाइम मैनेजमेंट का, कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि यह जो है वो गोल्डन पीरियड है, ये गोल्डन पीरियड है। ठीक है, और गोल्डन पीरियड क्या होता है? गोल्डन पीरियड वो होता है जो हमारे जीवन का, हमारे किसी भी इवेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जैसे कि आप शादी समारोह में देखते होंगे, तो शादी समारोह में सबसे गोल्डन पीरियड क्या होता है? जब शादी का सिंदूरदान होता है, वो गोल्डन पीरियड होता है। अब किसी का कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के बाद जो है गोल्डन पीरियड क्या होता है? 1 घंटा। 1 घंटा के अंदर अगर उस एक्सीडेंट में हताहत हुए लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो उसकी जान बच सकती है ना। भूकंप हुआ, भूकंप से 1 घंटे के अंदर अगर पुनर्वास, राहत और पुनर्वास कार्यक्रम शुरू हो गया तो बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है। ठीक है, गोल्डन गोल का एक नियम भी है फुटबॉल में, भी जानते होंगे कि अगर 90 मिनट में अगर बराबरी पर स्कोर रहा तो गोल्डन गोल का नियम के अनुसार से क्या होता है कि पहला जो 10 मिनट का टाइम बढ़ाया जाएगा, उसमें पहला गोल जो करेगा उसी का जीत हो जाएगा। ठीक है, पहला गोल के साथ ही जीत, अगला गोल का फिर इंतजार नहीं करना है। तो यही है, यहाँ पहला गोल है। ठीक है, तो ये गोल्डन आवर है, और इस आवर को यदि आपने भुना लिया तो निश्चित तौर पर आपके हाथ में सफलता का बड़ा गुलदस्ता होगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो नॉर्मली हम बताते हैं स्टडी टेक्निक कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो हम जो सिद्धांत बताते हैं वो बोलते हैं 10 + 8 + 6। ये हमारा फार्मूला है पढ़ाई का, कि एकदम आनंदपूर्वक पढ़िए। और कैसे पढ़िए? तो 10 घंटा आप स्टडी में समय दीजिए, ठीक है, 8 घंटा स्लीपिंग में समय दीजिए और 6 घंटा अदर कार्यों में। ठीक है, लेकिन यहाँ अब जो है ये 12 दिनों में आप थोड़ा सा बदल दीजिए। क्या बदल दीजिए?
तो 14 घंटा आप स्टडी में ध्यान दीजिए, यानी प्रिपरेशन में, स्टडी या प्रिपरेशन में आप ध्यान दीजिए, यानी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और 8 घंटा, यानी ये कांस्टेंट रखिए, इसको कमी नहीं करना है। नींद के साथ कभी भी समझौता नहीं करना है। अगर नींद के साथ आप समझौता करते हैं तो आपका ना कंसंट्रेशन बनेगा और ना ही आपका मेमोरी बूस्टअप हो पाएगा। तो ये स्लीपिंग टाइम जो है इसमें कटौती नहीं करना है। 8 घंटा का नींद जो है, 7 से 8 घंटा, लेकिन 8 घंटा रखिए, क्योंकि सोने जगने में भी अंतर होता है, ठीक है। लोग नींद आते आते आपको 10-15 मिनट लगेगा और जगने के बाद बेड से उठने में 10-15 मिनट लगता है, तो 7 से 8, तो 8 घंटा इसमें कटौती नहीं करना है। अब बाकी सारा जो कार्य है, ठीक है, नहाना धोना, मनोरंजन से लेके परिवार के लिए कुछ वर्क करना होता है, उसको 4 घंटे रखिए। इस तरह से कुल मिला के 24 घंटे ही हैं। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, आपको भी 24 घंटे ही मिले हैं। उसी 24 घंटे को जो मैनेजमेंट अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं तो उसी में आपकी सफलता का राज छुपा हुआ है। और यही जो है सबसे बड़ा सूत्र है, सबसे बड़ा जो फार्मूला है, ठीक है। तो मैंने आपको अंतिम दिनों की रणनीति बताया है। आशा है आपको इससे फ़ायदा होगा। और एक स्लोगन के साथ मैं आज का सेशन एंड करूँगा। अवसर और तैयारी का संयोग बन जाए तो आप जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि लोग अवसर का इंतज़ार करते रहते हैं। नहीं, इंतज़ार नहीं करना है। आपको ये सोच के किसी भी क्षेत्र में आपको मेहनत करते रहना है, आपको तैयारी करते रहना है कि एक ना एक दिन अवसर आएगा। और यदि अवसर हाथ में आ गया, अवसर अगर आपको दिख गया, तो उस तैयारी का वहाँ इम्प्लीमेंट करिए। निश्चित तौर पर उस अवसर को आप लपक लेंगे। अब बिना तैयारी का अगर अवसर आ भी गया तो आके चला भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, और आपके पास आसपास भी नहीं फटकेगा। इसीलिए क्या है कि अवसर और तैयारी का संयोग बन जाए तो जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ अभी का जो समय है बड़ा अवसर का है। इसको आप जो है मेहनत के साथ कोलैबोरेट कर दीजिए और इक्वल टू में निकलेगा सफलता, और आप सफल होकर ऑफिसर बन जाइए। हालांकि ऑफिसर बन जाना ही समस्त समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि ये जीवन स्टार्ट करने का एक पहली सफलता है। उसके बाद भी अभी आपको मिलो चलना है। तो मैं क्लास को एंड करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।